हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्विंगन सेक्ट और डेमनिक आर्मी के बीच खतरनाक फाइट अब शुरू हो गई थी। ये फाइट लगभग पिछले एक दिन से चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद डेमनिक बीस्टों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उल्टा जितने डेमनिक बीस्ट मारे जाते थे उससे लगभग दुगने मैजिकल बीस्ट दोबारा से आर्मी में जुड़ जाते थे, जिससे डेमनिक आर्मी लगातार पावरफुल होती जा रही थी। इसका सीधा इम्पैक्ट क्विंगन सेक्ट और दुनिया में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स पर पड़ रहा था। वो सभी एक साथ मिलकर इनका सामना करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी इनका सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन डेमनिक बीस्टों की पावर बहुत ज़्यादा थी। पर इस सभी में एक अजीब चीज़ ये थी कि इतनी खतरनाक फाइट शुरू होने के बावजूद अभी तक क्विंगन सेक्ट के एल्डर्स, फैंगजियान वैली के एल्डर्स और टियानिन टेम्पल के एल्डर्स ने, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर, वुहोंग मास्टर और फैंगजियान वैली के मास्टर और क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक हेड्स ने भी अभी तक इस फाइट में एंट्री नहीं ली थी। वो सभी लोग क्विंगन सेक्ट में मौजूद सोंगटियान पीक पर मौजूद क्रिस्टल हॉल के सामने खड़े होकर बस ये फाइट देखे जा रहे थे। अब आगे वक्त बीतने के साथ साथ फाइट और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। डेमनिक बीस्टों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो डेमनिक बीस्ट जो लगातार क्विंगन सेक्ट और बाकी सभी सेक्ट के डिसाइपल्स पर हमला करते जा रहे थे, वो अचानक से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन वो कहीं से भी भागते हुए नहीं लग रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बस पीछे हटकर किसी के आगे आने के लिए रास्ता बना रहे हैं। तभी अचानक से सभी को डेमनिक बीस्ट की आर्मी से एक ज़ोरदार दहाड़ सुनाई पड़ती है। वो दहाड़ इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसकी वजह से आसपास के पहाड़ तक कांपने लगे थे। तभी अचानक से सभी को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये कदमों की आवाज़ किसी एक डेमनिक बीस्ट की नहीं थी, बल्कि लगभग 7 डेमनिक बीस्ट की थी। 7 डेमनिक बीस्ट एक एक कर सीधा लाइट बैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये सभी डेमनिक बीस्ट नॉर्मल डेमनिक बीस्ट से लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा बड़े थे और इनकी पावर का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। पर अजीब बात ये थी कि ये सभी डेमनिक बीस्ट अभी के लिए पूरी तरह से स्केलेटन फॉर्म में थे। इनमें से किसी की भी बॉडी पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। सभी लोगों को अभी के लिए बस इनकी हड्डियां ही दिख रही थी। ये डेमनिक बीस्ट कोई और नहीं बल्कि डेमनिक किंग्स थे। डेमनिक किंग्स जल्दी से डेमनिक आर्मी को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, जिसके बाद ये सातों के सातों डेमनिक किंग एक के बाद एक अपने टीम के साथ तेज़ी से क्विंगन सेक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। क्विंगन सेक्ट तक पहुंचने से पहले इन लोगों को लाइट बैरियर को पार करना पड़ता, इसलिए सबसे पहले इनका निशाना लाइट बैरियर ही था, क्योंकि अगर एक बार लाइट बैरियर टूट जाता तो फिर उन्हें दोबारा से आगे बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फिर उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचता। सातों के सातों बीस्ट किंग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर शाओविचाई, क्विंगन सेक्ट और बाकी सभी सेक्ट के एलाइड डिसाइपल्स को ज़ोरदार तरीके से चीखते हुए कहता है, सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और अलग अलग डायरेक्शन पर कवर दो। हम किसी भी तरह लाइट बैरियर को टूटने नहीं दे सकते हैं। हमें किसी भी तरह इन बीस्ट किंग को रोकना ही होगा। उसका इशारा मिलते ही सभी कल्टीवेटर्स अपनी अपनी टीम के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। शाओविचाई भी अपनी टीम के साथ एक डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने से एक लड़की गुजरती है, जो अभी के लिए एक पावरफुल डेमनिक किंग की तरफ बढ़ रही थी। ये डेमनिक किंग देखने में एक स्नेक जैसा था। इसकी पूरी बॉडी स्नेक की जैसी थी, पर इस पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। पर इसके मुंह के अंदर अभी के लिए 2 खतरनाक दांत देखे जा सकते थे, जो एक स्वॉर्ड जितने बड़े थे। शाओविचाई उस लड़की को देखता है तो उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लू थी, जो बिना कुछ सोचे समझे अभी के लिए तेज़ी से स्नेक किंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी क्विंगन सेक्ट का एक एलाइड डिसाइपल शाओविचाई के पास आकर कहता है, सीनियर शाओविचाई, हमें जाकर लू की मदद करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर शाओविचाई अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो दोनों लू की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। इधर लू तो अभी के लिए किसी का भी इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो कुछ ही पलों में उस स्नेक डेमनिक किंग के पास पहुंच जाती है और जल्दी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। वो स्नेक डेमनिक किंग लू से 100 गुना ज़्यादा साइज़ का था, लेकिन इसके बावजूद लू को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो तो उल्टा गुस्से से उस स्नेक डेमनिक किंग को देख रही थी। लू जल्दी से अपने स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी डालती है, जिससे
अचानक से आसमान में बहुत बड़ी स्वॉर्ड दिखने लगती है जो तेजी से अभी के लिए उस डेमनिक बीस्ट की तरफ बढ़ रही थी। इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बढ़ता देख वो डेमनिक किंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो गुस्से से लू को देखता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने बड़े बड़े तलवार जैसे दांतों से लू पर हमला कर देता है। लेकिन लू उस हमले को तुरंत डॉज कर देती है और अपने पावरफुल स्वॉर्ड से सीधा उस डेमनिक किंग की छाती पर हमला कर देती है। लू का हमला सीधा जाकर उसकी छाती पर लगता है और अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसकी छाती पर मौजूद कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं। उस डेमनिक किंग को अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि लू ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, पर अब इससे उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो गुस्से में लू को घूरता है और अपनी पूंछ से लू पर हमला कर देता है, पर लू जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले का सामना करती है। लेकिन उसकी पूंछ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। जैसे ही वो लू की स्वॉर्ड से टकराती है, लू को एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो कई कदम पीछे चली जाती है। तभी वो स्नेक किंग लू को गुस्से में घूरने लगता है और उस पर दोबारा से अपने दांतों से हमला कर देता है। उसका हमला लू को लगने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में शाओ चाय और क्विंग से के कुछ एलाइड डिसाइपल आ जाते हैं जो उसके हमले को रोक देते हैं। उन लोगों ने लू को बचा लिया था, लेकिन इस बात से वो स्नेक डेमनिक किंग बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। वो गुस्से में इन सभी को घूरने लगता है, जिसके बाद वो ज़ोरदार तरीके से दहाड़ता है और अपनी आंखों से लेज़र बीम शूट करता है। लेज़र बीम तेज़ी से अभी के लिए सभी एलाइड डिसाइपल की तरफ बढ़ रही थी। वो सभी साथ मिलकर उस लेज़र बीम का सामना करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो लेज़र बीम उनसे टकराती है उन्हें एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो किसी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। वो सभी साथ मिलकर भी इस डेमनिक किंग का सामना नहीं कर पाए थे। इससे इस डेमनिक किंग की पावर आसानी से समझी जा सकती थी। वो डेमनिक किंग इन लोगों को बुरी तरह से घायल करने के बाद दोबारा से इन पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी शाओ चाय खुद को किसी तरह संभालता है और सभी को पीछे हटने का इशारा करता है। उसका इशारा मिलते ही सभी लोग पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि अभी के लिए वो स्नेक किंग के सामने बहुत कमज़ोर हैं। पर जैसे ही वो लोग पीछे हटते हैं, स्नेक किंग को मौका मिल जाता है और फिर वो एक एक कर सभी क्विंग से के नॉर्मल डिसाइपल्स पर हमला करने लगता है। वो अपनी पूंछ से हमला कर रहा था और उसकी एक ही हमले में सैकड़ों डिसाइपल्स, सैकड़ों कल्टीवेटर्स मारे जा रहे थे। इस बात से अभी के लिए बहुत से लोग परेशान थे। लू अभी के लिए पीछे हट रही थी, पर जब वो ये सब देखती है तो वो दोबारा से स्नेक किंग से फाइट करने चली जाती है। शाओ चाय लू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी लू को नहीं रोक पाता है, क्योंकि लू ने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसने पूरी तरह से शाओ चाय की बात को इग्नोर कर दिया था। शाओ चाय लू की मदद करने जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक दूसरा डेमनिक किंग आ जाता है जो अब उसे रोक लेता है। वो डेमनिक किंग एक साथ मिलकर शाओ चाय और बाकी सभी एलाइड डिसाइपल पर हमला करने लगता है। उसके हमलों की वजह से शाओ चाय और बाकी सभी एलाइड डिसाइपल उसी जगह पर रुक जाते हैं और वो चाहकर भी लू की मदद करने के लिए नहीं जा पाते हैं। इधर शाओ चाय और बाकी सभी एलाइड डिसाइपल की हालत बद से बदतर थी, तो बाकी जगह पर भी एलाइड डिसाइपल्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बाकी सभी 5 डेमनिक किंग उन सभी एलाइड डिसाइपल को भी बुरी तरह से घायल करते जा रहे थे और उनके हमलों से लगातार कई सारे कल्टीवेटर्स मारे जा रहे थे। नीचे की सिचुएशन को बद से बदतर होता देख अभी के लिए फैंगजियान वैली के मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। उनके चेहरे पर परेशानी देखकर ग्रैंड मास्टर भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे, वो समझते थे कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो एक गहरी सांस लेते हैं, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े सभी एल्डर्स को देखते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोग हमारे डिफेंस की आखिरी लाइन हैं, अब आप लोगों को जाकर ही सिचुएशन को संभालना है। उनकी बात सुनकर सभी एल्डर्स अपना सिर हिलाते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से तेज़ी से सभी डेमनिक किंग्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स अभी के लिए जा चुके थे, लेकिन कोई भी पीक हेड वहाँ से नहीं गया था। वो सभी लोग अभी के लिए सिर्फ ग्रैंड मास्टर को ही देख रहे थे। ग्रैंड मास्टर थोड़ी देर तक सोचते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं,
अब वक्त आ गया है, हमें अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड का यूज़ करना ही होगा। उनकी बात सुनकर सभी हेड अपना सिर हिलाते हैं, जिसके बाद वो सभी आसमान में उड़ने लगते हैं और अपने अपने पीक की तरफ जाने लगते हैं। वो सभी अपने अपने पीक की तरफ चले गए थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक पीक हेड बचा था, जो कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ फैन के मास्टर टियान बुई थे। टियान बुई एक पल के लिए ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, ग्रैंड मास्टर, क्या आपने सोच लिया है? आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? आप भी जानते हैं, एक बार अगर हमने हेवनली सील्स का यूज़ कर लिया तो उसके बाद सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की जो खतरनाक एनर्जी है वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। ऐसे में अगर आप फिर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप चाहकर भी उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर एक गहरी सांस लेते हैं। वो सच में अभी के लिए ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सभी को बचाने के लिए उन्हें रिस्क लेना ही पड़ता और अभी के लिए वो वही रिस्क लेने के लिए तैयार थे। वो टियान बुई से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उनकी बात सुनकर टियान बुई एक पल के लिए उन्हें देखते हैं, जिसके बाद वो भी उड़कर बिग बैम्बू वैली की तरफ जाने लगते हैं। अभी उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो लोग तो बस पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा सकते थे। इधर इन सभी से दूर हमें पूर्वज हॉल का सीन दिखाया जाता है। पूर्वज हॉल के बाहर मौजूद ग्राउंड पर अभी के लिए एक डेड बॉडी मौजूद थी, जो किसी और की नहीं बल्कि वैन ई की थी। उसी बॉडी के पास अभी के लिए जिंगयू मौजूद था, जो लगातार रोए जा रहा था। उसने आज से 10 सालों पहले ही अपने मास्टर कैंगशोंग को खो दिया था, जिसके बाद उसकी लाइफ में वैन ई आए थे, जिन्होंने उसकी हर जगह पर मदद की थी। उन्होंने ही उसे ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड दी थी, इस वजह से वो आज इस लेवल पर पहुंच पाया था। उन्होंने ही से सब तरह की स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई थी और हर तरह की कल्टीवेशन सिखाई थी, पर आज वो मर चुके थे और जिंगयू चाहकर भी उनका बदला नहीं ले सकता था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि आखिर उन्हें मारा किसने है। वहीं इन सभी से थोड़ी ही दूरी पर घनी झाड़ियों में काले रंग के कपड़े पहना एक आदमी छिपा हुआ था, जो काफ़ी देर से ये सब देख रहा था। वो लगभग पिछले 30 से 25 घंटे से वहीं पर खड़ा था और जिंगयू की ऐसी हालत देख रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिंगयू लगभग पिछले 30 से 25 घंटे से यहीं पर बैठा है, यहाँ से हिला तक नहीं है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वो काफ़ी देर से जिंगयू के वहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहा था, पर जिंगयू वहाँ से गया ही नहीं था। एक पल के लिए ये आदमी जिंगयू को देखता है, जिसके बाद वो मून केव की डायरेक्शन में देखता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर घोष था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद फाइनली वो एक डिसीजन लेता है और वो अपनी सबसे तेज़ स्पीड के साथ मून केव की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे वो जिंगयू के सामने से गुजरता है, जिंगयू को कुछ फील होता है। जिंगयू जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। पर जिंगयू समझ गया था कि ज़रूर उसके पीछे से कोई ना कोई तो गुजरा है। जिंगयू जल्दी से मून केव की डायरेक्शन में देखता है, तो वहाँ पर उसे बस एक परछाई दिखाई पड़ती है, जो अभी के लिए तेज़ी से मून केव की तरफ बढ़ रही थी। जिंगयू के मन में ख्याल आता है कि इसे आदमी ने उसके मास्टर वैन ई को मारा है, और वो बिना कुछ सोचे समझे इस आदमी का पीछा करने की डिसीजन लेता है। जिंगयू तेज़ी से अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को उठाता है और अपने ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ तेज़ी से इस आदमी के पीछे जाने लगता है। पर यह आदमी सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि जिंगयू चाहकर भी इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। कुछ देर पहले तो जिंगयू को शंका थी कि शायद इस आदमी ने ही उसके मास्टर वैन ई को मारा है, पर अब उसे एक कन्फर्मेशन हो गई थी कि हाँ, इसी आदमी ने वैन ई को मारा है, क्योंकि इतना पावरफुल आदमी आसानी से वैन ई को मार सकता था। जिंगयू उस आदमी का पीछा करता रहता है। उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी जो क्विंगन सेक्ट से है नहीं, तो फिर क्यों क्विंगन सेक्ट की फॉरबिडन लैंड, होली लैंड, मून केव की तरफ बढ़ रहा है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।